आज करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो S2 से जुड़े हुए क्वेश्चन है उसका आज हम पूरा डिस्कस आज ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें से जो है हम संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उप संज्ञानात्मक विकास पूरा हम डिटेल से बता चुके हैं। आप संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद जो है समाज से संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन हम बता चुके हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, समझ गए दोस्तों। तो वो भी हम बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है और कुछ अलग और जो क्वेश्चन है जैसे वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ब्रूनर से रिलेटेड है, जैसे और अधिगम से रिलेटेड है, वो सब क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपका ये DLED फेस टू फेस एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पूछा हुआ क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो आप सब इसको अच्छे से सुनिएगा और इसको एक दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आप अपने मन से लिखना पड़ेगा आपको, और ख़ुद से जो लिखते हैं तो उससे एग्जामिनर क्या होता है, संतुष्ट होता है और आपको अच्छा नंबर देता है। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देख रहे हैं 11 है, जिसमें और जो है आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। 3 घंटे के समय में आप अच्छे से लिखिएगा। और पूर्णांक जो है 70 नंबर का है। S1 और S2 जो है 70 नंबर का होता है। अभी S2 का हम ख़त्म कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन, तो इसका S1 काम करेंगे, समझ गए। क्योंकि S1 से कुछ क्वेश्चन जो है हम उस पर लघु उत्तरीय किए हुए हैं, तो आप सिर्फ दीर्घ उत्तरीय करेंगे, क्योंकि 24 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो कम से कम 10-20 दिन जो है एकदम पूरा डिटेल से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मतलब उससे रिलेटेड आने वाला है या फिर वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन में हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, इस दोनों पर, सामाजिक और ये इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बच्चों के विकास में संचार का माध्यम जो है, ये जो बच्चों के विकास में संचार माध्यमों का योगदान है, ये आप दोस्तों आप खुद से लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई सोचने की दिक्कत नहीं। जैसे आपको संचार माध्यम जैसे रेडियो हुआ, टीवी हुआ और बहुत सारे माध्यम हुआ, समाचार के माध्यम से हुआ, तो बच्चा इस माध्यम से किस तरह से सीखता है, उसका संचार माध्यम का क्या योगदान है बच्चों के अधिगम में, तो इसको आप बच्चों के विकास में तो ये आप लिख सकते हैं अच्छा से। यानी तो हम करेंगे चर्चा क्वेश्चन। और ये सीखना और परिपक्वता का क्या संबंध है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अधिगम जो है परिपक्वता पर डिपेंड करता है। जब तक परिपक्व आप नहीं होंगे उस किसी चीज़ के लिए, तब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं सकते। जैसे आप अगर 5 वर्ष के बालक हैं और 8 वर्ष के बालक का सिलेबस आपको, या 5वां क्लास के बच्चे हैं आप और 8वां क्लास का सिलेबस आपको दे दिया जाएगा, तो आप वाजिब है कि आप वो नहीं सीख सकते, क्योंकि आप उस लायक नहीं हुआ, उस सिलेबस के अनुसार आप परिपक्व नहीं हुए हैं, समझ गए। तो आप ये भी लिख सकते हैं सीखने और परिपक्वता में क्या संबंध है। इसको आप थोड़ा डिटेल से, 5 नंबर है तो 100-150 शब्दों में आप आराम से लिख सकते हैं। वैसे नहीं तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, अनुक्रिया अनुबंधित सिद्धांत पावलोव पर आज चर्चा होगा। उसके बाद ये इसमें क्या है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में स्मृति पर हम चर्चा करेंगे। आज स्मृति के प्रकार पर चर्चा करें। स्मृति का प्रकार भी पूछा गया है इसमें। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या सीखना और सामाजिक परिवेश एक दूसरे से अंतर संबंधित है, और ये तो सही है। समाज में हम क्या करते हैं, अपने परिवेश में सीखते हैं। अधिगम सीखना सामाजिक परिवेश में, ये कौन सा वाइगोत्स्की भी बताए हुए हैं और पियाजे भी बताए हुए हैं कि हम जो है अपने परिवेश में सीखते हैं, अंतःक्रिया कर अपने परिवेश में, मतलब पियाजे बोलते हैं अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की बोलते हैं अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, और पियाजे बोलते हैं कि हम परिवेश में क्या करते हैं, खुद सीखते हैं। तो इस पर भी चर्चा होगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। इस आज सब पर चर्चा हो जाएगा। चलिए, अब है सक्रिय होकर सीखने का क्या आशय है। तो मतलब आप जो है एक्टिव लर्निंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि सक्रिय रूप से कैसे सीख सकते हैं, सक्रिय होकर सीखने का क्या आशय है। तो आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए तत्पर रहेंगे तभी आप सीख सकते हैं। तो इसका भी हम चर्चा करेंगे। स्मृति के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे आज। स्कैप होल्डिंग पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ब्रूनर के मॉडल पर आज हम चर्चा करेंगे।
चलिए, अब है बुद्धि का मापन किया जा सकता है, ये 10 नंबर में है। इसके आप अपने जवाब के पक्ष में तर्क दें। मेरा बुद्धि का चैप्टर है, आप वो भी देख सकते हैं बुद्धि से। और जो है इसका मापन किया जा सकता है कि नहीं किया जाता, इस पर हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बुद्धि का अलग वीडियो लेकर के आएंगे। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर हम चर्चा कर चुके हैं। बाल विकास में परिवार की भूमिका को आप लिख सकते हैं, जो हम इससे पहला क्वेश्चन जो बताए थे समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो आप उससे जुड़े हुए परिवार के बारे में भी आप लिख सकते हैं। परिवार से जुड़ा हुआ सभी को पता है कि परिवार से हमें क्या होता है, स्वास्थ्य में क्या मदद करता है परिवार, खेल में क्या मदद करता है, नैतिक विकास में क्या मदद करता है, सामाजिक विकास में क्या मदद करता है परिवार हमारा, शिक्षा में क्या मदद करता है। आप ये लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं इसको। बाल विकास में परिवार का क्या होगा, तो आप लिख दीजिएगा। मतलब सबसे पहले आप ये लिखिए कि बालक जो है, परिवार जो है हमारे बालक का क्या होता है, प्रथम स्कूल होता है और हमारी माँ जो है प्रथम शिक्षिका होती है। परिवार से ही बालक जो है ईमानदारी का गुण, समाजीकरण का गुण, जो भी सत्य निष्ठा नैतिकता का गुण वो परिवार से लेकर के आता है। परिवार हमारे समाजीकरण का क्या है, प्रथम पाठशाला है। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं परिवार से हमें जो है परिवार के बाल विकास में परिवार की जो है निम्नलिखित भूमिका है। तो पहला लिख दिया स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य में क्या होता है कि हमें हमारे परिवार क्या होता है, अगर हमारे देखभाल में अच्छा मतलब क्या अच्छा पोषण देता है, अच्छा खाना मिलता है, जो भी चीज़ हो परिपोषण में, यानी कि पालन पोषण देखभाल जो अच्छा तरीक़ा से होता है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हैं, समाजीकरण के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप खेल में क्या भूमिका है परिवार की, शिक्षा में क्या भूमिका है, आप इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चे के सामाजिक संस्कृति, वाइगोत्स्की पर हम चर्चा कर देते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, क्या आप इससे सहमत है, यदि हाँ तो इसकी व्याख्या करें। इस पर भी सीखना जो है, इस अधिगम पर हम चर्चा करेंगे। उसको अल्बर्ट बेंडूरा पर चर्चा करेंगे, वाइगोत्स्की पर चर्चा करेंगे। वाइगोत्स्की के जुड़े आज जितना भी क्वेश्चन है उस पर चर्चा हो जाएगा। पहले हम वाइगोत्स्की पर ही चर्चा करते हैं। पहले ब्रूनर पर हम चर्चा कर रहे थे, उसके बाद वाइगोत्स्की पर चर्चा कर रहे थे। एक ही वीडियो में वाइगोत्स्की और ब्रूनर दोनों रहेगा। और संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा हो चुका है। बुद्धि के प्रकार पर चर्चा करेंगे आज। और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता तथा बच्चों का सीखना। अब है प्रज्ञानात्मक व्यवहार एवं समायोजन, तो ये इस पर भी चर्चा हो जाएगा। ये समायोजन के बारे में हम पियाजे वाले में हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लिख सकते हैं। चलिए, तो आज से हम यहाँ पे व्यवहार और समायोजन में आप लिख सकते हैं। कोई भी किसी भी नई परिस्थिति में जब हम समायोजित होते हैं, समायोजन क्या हुआ, किसी भी नई परिस्थिति के अनुसार घुलना मिलना, वहाँ के नियम कानून को जो है अपने अंदर समाना, तो ये क्या होगा, हमारा समायोजन हो गया। और उसके अनुसार जो हम व्यवहार करते हैं वो क्या होता है, हमारा प्रज्ञानात्मक व्यवहार, प्रज्ञात्मक। तो चलिए आज हम सबसे पहले जो है ब्रूनर और वाइगोत्स्की के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम ब्रूनर के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। ब्रूनर ने भी जो है संज्ञानात्मक विकास के ऊपर बात किए हैं। पियाजे के बाद जो है ब्रूनर ने बात किए हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पियाजे का ही है, संज्ञानात्मक विकास, लेकिन सिलेबस में ब्रूनर भी दिया हुआ है, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसका ब्रूनर के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का वर्णन करें, क्वेश्चन है। आप इससे जुड़े ब्रूनर के विकास से जुड़े, ब्रूनर से जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको डील कर सकते हैं। ब्रूनर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किए, यानी कि पियाजे के ही संज्ञानात्मक विकास में क्या किया, थोड़ा परिवर्तन किए और उसे एक नया रूप प्रदान किया। ब्रूनर ने मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान दिया, बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं और शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करता है, इस पर जो है ब्रूनर ने क्या किया, ज़्यादा ध्यान दिया। शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में कैसे चिंतन करता है बालक, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। चलिए, मानसिक अभिव्यक्ति, मेंटल एक्सप्रेशन, यानी ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्नलिखित 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। तो 3 तरीका क्या है देख लीजिए। बच्चा जो है अपनी मानसिक स्थिति, जो मानसिक जो रूप है उसको 3 तरीका से कैसे व्यक्त करता है, अनुभूति को कैसे व्यक्त करता है, देख लीजिए। पहला है दृश्य प्रतिमा विधि, यानी आइकॉनिक मोड। यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य बनाकर, यानी कि दृश्य प्रतिमा, विजुअल इमेज बनाकर क्या करता है, प्रकट करता है।
इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। यानी कि इस कहने का मतलब है कि वो अपनी अनुभूति को क्या करता है, अपने मन में, जैसे कुकर है, कुकर रखा हुआ है, तो प्रत्यक्षीकरण वही हुआ कि प्रतीकात्मक, यानी कि कोई भी चीज़ अगर खिलौना हमारे सामने में है तो उस चीज़ की प्रतिमा हमारे मन में बनेगा। और कुकर है तो कुकर का प्रतिमा हमारे मन में बनेगा। अगर सब्जी बन रहा है तो सब्जी अगर जैसे चावल बनेगा तो चावल किस में बनता है, कुकर में, तो कुकर का प्रतिमा हमारे मन में आता है। तो यही है यह विधि जिसमें बालक अपनी अनुभूति को क्या करता है, अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, विजुअल इमेज बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। समझ गए? यानी कि कुछ अपने मस्तिष्क में जो है उसका मतलब इमेज बना करके सीखता है। अब है सांकेतिक विधि। सांकेतिक विधि में देखिए यह वह विधि होती है जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने लगता है। इस प्रक्रिया में बच्चा प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित करने की योग्यता का प्रदर्शन करता है। अब हुआ कि अब जो है बच्चा क्या करेगा, थोड़ा अब इस अवस्था में जो है, इसमें देख लीजिए, पहले है बच्चा क्या, इसमें अब ब्रूनर जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए हैं वो ऊपर से लेकर के बताए हैं, यानी कि ऊपरी अवस्था से लेकर के सबसे कम अवस्था का ये सक्रियता विधि है, उसके बाद सांकेतिक विधि है, उसके बाद दृश्य प्रतिमा विधि है। ये जो है दृश्य प्रतिमा विधि में थोड़ा सा क्या होता है कि इमेज बना करके आप अमूर्त रूप से भी सोच सकते हैं। फिर सांकेतिक विधि आता है जिसमें बच्चा भाषा के रूप से अपने अनुभव को व्यक्त करता है या फिर प्रत्यक्ष रूप से करता है। यानी कि प्रक्रिया में बच्चा प्रतीकों का उसके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित करने की योग्यता का प्रदर्शन करता है। यानी कि अगर सेब दिखाए तो वो सेब से क्या करेगा, अपना संबंध स्थापित करेगा अपने विचार को। इस तरह से वो सिंबल और उनके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित करने की योग्यता प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देख लेते हैं, इस अवस्था में बच्चा अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता रखता है। फिर आता है सक्रियता विधि। सक्रियता विधि में देखिए क्या है कि यह वह तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे भूख की अनुभूति रो कर अभिव्यक्त करता है। यानी कि सक्रियता विधि में देख रहे हैं, ये बचपन का अवस्था, शुरुआती अवस्था है, यानी कि शिशुअवस्था समझिए, अभिव्यक्त करता है। हाथ पैर हिलाना तथा वस्तु को पकड़ना, ये सब अवस्था क्या है, ये शिशुअवस्था का ही शब्द है। इस क्रियाओं के माध्यम से वह बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। जैसे भूख लगा तो रोना, अपना खिलौना के लिए हाथ पैर हिलाना, वस्तु पकड़ने के लिए हाथ पैर हिलाना, तो ये सब क्या है, जिससे बाहर का वातावरण, जो बाहरी लोग है उसकी अनुभूति को समझ सके। उसका अनुभूति क्या है, अर्थहीन है अभी, तो उसे हमको समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये सक्रियता विधि में क्या सब समझे आप। यह तरीका वह है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर रोता है, समझ गए। कोई भी क्रिया करने पर वो क्या करता है, अपनी अनुभूति को मतलब अपना हाव भाव से बताता है, समझ गए। इस क्रियाओं के माध्यम से वह बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, उपरोक्त ब्रूनर, चलिए तो इसमें देख रहे हैं आप, उपरोक्त ब्रूनर की विधियों में गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, ब्रूनर होगा, और व्यवहारवाद की झलक दिखाई पड़ती है। दृश्य प्रतिमा विधि जो है सबसे ऊपर वाली विधि जो था, जो आपको बाल्यावस्था में जाकर के आती है, दृश्य प्रतिमा विधि अथवा गेस्टाल्टवाद का अनुसरण करती है। ये क्या करता है, गेस्टाल्टवाद का अनुसरण करती है। गेस्टाल्टवाद में कोहलर, कोफ्का ये सब आ जाता है। संज्ञानवाद में पियाजे, ब्रूनर ये सब आता है। और व्यवहारवाद में जो है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव ये सब आता है, वाटसन। अब है सांकेतिक विधि पियाजे के संज्ञानवाद के सिद्धांत के अनुरूप क्रिया करती है तथा सक्रियता विधि जो है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध को दर्शाती है। सक्रियता विधि क्या दर्शाता है, उद्दीपन अनुक्रिया विधि को, ये याद रखिएगा। जो दृश्य प्रतिमा विधि थी वो गेस्टाल्टवाद का अनुसरण करता है। गेस्टाल्टवाद करता है सूझ के सिद्धांत द्वारा अधिगम, यानी कि कोई भी जो क्रिया करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारी सूझ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हम एकाएक जो कोई चीज़ सोच लेते हैं वो हमारा सूझ है, समझ गए। अब सांकेतिक विधि जो है जिसमें बच्चा क्या करता था, संकेत के माध्यम से बताता था, जिसमें क्या करता था, यहाँ पे देख लीजिए। सांकेतिक विधि में क्या है,
बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता था या प्रतीक के माध्यम से, प्रतीकों में और भाषा में क्या करता था, संबंध जोड़ता था। तो ये क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है पियाजे के संज्ञानवाद पर सिद्धांत के अनुरूप है। उसका सक्रियता विधि जो है ये क्या है, SR अनुबंध यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया संबंध से दर्शाती है। अब आगे देखिए, ब्रूनर के जन्म से 18 मास तक सक्रियता विधि की प्रधानता रहती है, यानी कि जन्म से 18 मास तक सक्रियता विधि, उसको बोले थे ना, ये ऊपर से बताए हुए हैं। तो सक्रियता विधि जन्म से 18 मास तक है, यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक समझिए। 18 से 24 मास की आयु तक जो है, 18 से 24 माह की आयु तक दृश्य प्रतिमा विधि, और 7 वर्ष की आयु तक जो है सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। इस दृष्टि से ब्रूनर ने पियाजे के भांति संज्ञानात्मक विकास की ऐसी प्रक्रिया माना है जो एक क्रम में चलती है। पियाजे ने भी अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रिया को एक क्रम में माना है, और जो है ब्रूनर ने भी एक क्रम में माना है। ब्रूनर, याद रखें, ब्रूनर ने जन्म से 18 वर्ष तक सक्रियता विधि, 18 से 24 मास तक दृश्य प्रतिमा विधि, और 7 से 7 वर्ष की आयु तक जो है सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और पॉइंट है ब्रूनर से जुड़ा। ब्रूनर ने कक्षा में बच्चों का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया उसके परिणाम निम्न रहे। यहाँ पर देखिए, पहला है, ये कौन सा पेज है, चलिए अब आगे देख लीजिए। यहाँ पर चलिए, ब्रूनर ने कक्षा के बच्चों का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया उसके परिणाम निम्न रहे। पहला है विषय की संरचना। ब्रूनर का विचार है कि हर विषय की अपनी ही एक संरचना होती है, उसके अनुसार आधारभूत संप्रत्य नियम तथा प्रविधियाँ होती है। इन सब को सीखे बिना उस विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः बच्चे को किसी भी विषय का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराने के लिए सबसे पहले संप्रत्तियों, नियमों तथा प्रविधियों की स्पष्टता होना अनिवार्य है। यानी बच्चों को जो है आधारभूत संप्रत्ति यहाँ पर देख रहे हैं तथा प्रविधियाँ की अपनी ही एक संरचना होती है बच्चों के अंदर। यानी कि ब्रूनर का विचार है कि हर विषय की अपनी एक संरचना होती है, उनके अनुसार आधारभूत संप्रत्य, नियम तथा प्रविधियाँ होती है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना नियम होता है, संरचना होता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। इन सब को सीखे बिना उस विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः बच्चों को किसी भी विषय का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराने के लिए सबसे पहले जो है उनके कंसेप्ट के बारे में बताना है, संप्रत्ति के बारे में, नियमों के बारे में बताना है, और प्रविधियों की जो विधि होगी, जो किस विधि से सीखेगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब संबद्धता का सिद्धांत। संबद्धता का सिद्धांत बताता है कि ब्रूनर के अनुसार ही विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका व्यक्ति एवं समाज दोनों से ही संबंध होता है, अर्थात दोनों के लिए उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। इस दृष्टि से ब्रूनर ने 2 प्रकार की संबद्धता बताई, पहली व्यक्तिगत संबद्धता और दूसरी सामाजिक संबद्धता। ब्रूनर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी व्यक्तिगत और सामाजिक संबद्धता के अनुसार है। कोई भी चीज़ अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको समाज से और व्यक्तित्व से, मतलब उससे अपने से जुड़े हुए और समाज से संबद्धता करके जब पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या होता है, जल्दी समझता है। अब तत्परता के बारे में थॉर्नडाइक भी बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ब्रूनर के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है, यानी तत्पर करना आवश्यक है। तत्पर होगा तभी सीखेगा। इसके लिए बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, उनके क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, योग्यता के अनुसार। प्रत्येक वर्ग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के अनुसार बच्चों को तैयार करने या उस पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें क्षमता का विकास करने को अधिक उत्तम नहीं समझा जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके उसके अनुसार बच्चों को तैयार करने या उस पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें क्षमता का विकास करने को अधिक उत्तम नहीं समझा गया। यानी कि कहला है कि पाठ्यक्रम पहले बना लिया, उसके अनुसार हमें बच्चों को तैयार करना है, तो ये गलत बात है। हमें बच्चों के अनुसार जो है पाठ्यक्रम बनाना है। तो डीबी क्या बताएंगे, जॉन डीबी, कि शिक्षा जो है बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, समझ गए। इसीलिए उनके अनुसार हमें पाठ्यक्रम बनाना है। चलिए अब है अंतर्दर्शी चिंतन एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। तो ये देख लीजिए, ब्रूनर ने पाया कि अध्यापक अंतर्दर्शी चिंतन
की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं। यानी कि विश्लेषणात्मक चिंतन का मतलब हुआ कि मतलब विभिन्न तरीका से बताना, जबकि शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व होता है। अंतर्दर्शी चिंतन वह होता है जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क से किसी समस्या का समाधान सीधे प्राप्त करे, यानी कि अमूर्त रूप से प्राप्त करता है। अतः ब्रूनर ने सीधे सोचने के अवसर प्रदान करने पर अधिक बल दिया है, यानी कि सोचने पर जो है ज़्यादातर बल दिया है ब्रूनर ने। और विश्लेषणात्मक का हो गया कि अलग अलग तरीक़ा से सोचना, समझ गए। तो ब्रूनर ने किस पर ज़्यादा बल दिया है, तो अंतर्दर्शी चिंतन पर, यानी कि खुद से सोचने पर ज़्यादा बल दिया है। अब है अन्वेषणात्मक चिंतन। देख लीजिए अन्वेषणात्मक चिंतन क्या है। तो ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय के संप्रतियों का ज्ञान स्वयं के प्रयत्नों के से आगमन चिंतन द्वारा हासिल करना चाहिए। जो ज्ञान बच्चों द्वारा आत्मान्वेषित होता है वही ज्ञान बच्चों में अस्थायी रूप से रहता है तथा सार्थक होता है। यानी कि आत्मान्वेषित का मतलब हुआ सेल्फ डिस्कवर, यानी खुद से जो बच्चा करके सीखता है वो ज़्यादातर उसमें क्या होता है, वो ज्ञान जो है अस्थायी और सार्थक होता है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बताएं, ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय के संप्रतियों का कॉन्सेप्ट का ज्ञान स्वयं के प्रयत्नों से आगमन चिंतन द्वारा हासिल करना चाहिए। यानी कि उदाहरण से आगमन चिंतन का मतलब क्या है, उदाहरण यानी कि स्वयं आगे में उस चीज़ को देख करके खुद से करके सीखना। आगमन चिंतन का मतलब हो गया कि आगमन विधि पता है ना कि उदाहरण से नियम क्यों जाता है। तो इसमें भी बच्चा पहले उदाहरण, उसको विभिन्न तरह के उदाहरण ले करके उसको क्या करता है, खुद से सीखता है, करके सीखता है। यानी आत्मान्वेषित यानी खुद से वो करता है। तो खुद से जब करता है तो वो क्या होता है, ज्ञान अस्थायी होता है और वो सार्थक होता है। अब है स्वयं कार्य करने का महत्व। ब्रूनर ने इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यानी कि ये पियाजे भी बोले हैं और ब्रूनर ने भी यही बताया कि विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, खुद से करना चाहिए। इससे विद्यार्थी विषय को उचित प्रकार से समझ सकते हैं और ऐसा समझना उसका ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। यही हो गया स्वयं, मतलब खुद से करके सीखना। अब है ब्रूनर का संज्ञानात्मक, लास्ट हो गया और है थोड़ा सा देख लीजिए। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास के विशेषता। यह सिद्धांत अधिगम के बाद पुनर्बलन पर बल देता है, जैसे पुरस्कार, दंड आदि पर बल देता है। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों ही गुणों का विकास होता है। समझ गए, शिक्षा और व्यक्तित्व दोनों का और सामाजिक दोनों का विकास होता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार देख रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार विषय की संरचना ऐसी होती है जिससे विद्यार्थी आसानी से सीखता है, यानी कि विद्यार्थी के अनुरूप पाठ्यक्रम होता है। ब्रूनर का यह सिद्धांत बच्चों के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय के विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। यानी कि उसके परिस्थिति के अनुसार वातावरण हमें बनाना है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को सिखाए जाने वाले विषय वस्तु इस प्रकार से क्रम से प्रस्तुत की जाती है जिससे विद्यार्थी तार्किक ढंग से और कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर सीखता है। यानी कि बच्चों को जब हम एक क्रम में सिखाते हैं तो वो क्या करता है, विषय वस्तु इस क्रम में हमें तैयार करना है कि उसके तार्किकता, जैसे अगर 2 वर्ष का बालक है तो उसमें तार्किक क्षमता कैसी होगी, फिर 5 वर्ष का हुआ तो कैसी होगी। तो इस क्रम में हमें पाठ्यक्रम तैयार करना है, उसका कठिनाई स्तर उस तरह से आगे आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। अब है इसका दोष देख लीजिए। ब्रूनर ने अन्वेषणात्मक अधिगम यानी कि डिस्कवरी लर्निंग पर अधिक बल दिया है, लेकिन हर विषय इससे खोजपूर्ण विधि के माध्यम से सिखाना संभव नहीं है। उस स्थिति में यह समय की बर्बादी है। अंग्रेजी में आप खोज विधि नहीं अपना सकते हैं। ये बहुत सारा ऐसा विषय जिसमें खोज विधि द्वारा नहीं हो सकता है। ब्रूनर ने अंतर्दर्शी चिंतन पर भी बल दिया है, लेकिन केवल इसी पर निर्भर रहने से विद्यार्थी में संप्रतियों के ज्ञान के बारे में विविधता नहीं आ सकती है। इससे सामान्य बच्चे में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और एक होने का भय है। यानी अंतर्दर्शी विधि वो अमूर्त चिंतन एक तरह से हो गया, इसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीखता है, समझ गए। विषय की संरचना को समझ पाना विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। इससे समझने के लिए विद्यार्थी में विशेष क्षमता और अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, समझ गए। चलिए अब शिक्षा में इसकी क्या विशेषता है, ये अलग से भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, और शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है ये भी इसी से बनेगा। तो देख लीजिए, ब्रूनर द्वारा अन्वेषण विधि पर बल दिया गया है।
इस विधि के उपयोग से बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो सकता है। यानी बच्चा जब खुद से करके सीखेगा तो समस्या जो भी आएगा उसको करने की क्षमता उसमें विकसित होगा। ब्रूनर ने ही संप्रति को समझने पर अधिक बल दिया है, अतः अध्यापक को विषय संबंधी संप्रतियों को उचित प्रकार से समझाना चाहिए। यानी यदि ब्रूनर ने जो है इस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बल दिया है कि बच्चों को तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, तो अध्यापक को किसी भी विषय से संबंधित संप्रति को पहले अच्छी तरह से समझाना चाहिए। ब्रूनर के इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार करना चाहिए, यानी कि उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार करना है। ब्रूनर ने बच्चों की मानसिक विकास की अवस्थाओं की चर्चा की है। 3 अवस्था की चर्चा की है। पहला क्या था? पहला था आपको यहाँ पे 3 विधि था, क्या सब था देख लिए थे, याद रखिएगा। पहला है दृश्य प्रतिमा विधि, सांकेतिक विधि और सक्रियता विधि। समझ गए? चलिए और देख लीजिए इसमें क्या सब है। इस अवस्थाओं के अनुसार ही शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने एक क्रम में बताया है कि क्रम तार्किकता का भी जो विकास होता है बच्चों में क्रम से होता है, तो उस तार्किकता के अनुसार उसकी कठिनाई स्तर के अनुसार हमें पाठ्यक्रम बनाना है, शिक्षा की व्यवस्था करनी है। ब्रूनर ने वर्तमान अनुभवों के पूर्व ज्ञानीय अनुभवों से संबंध करके नए संप्रति के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। यानी कि पुराने ज्ञान से जोड़ करके नए अनुभव को क्या करना है? बढ़ाना है। इस उपागम से विद्यार्थियों में के ज्ञान अस्थायी एवं संबद्ध बनाया जा सकता है। समझ गए? चलिए लास्ट है अब। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप अध्यापक अपने कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाकर बच्चों में बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान कर सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप जो है अध्यापक अपने कार्य को क्या कर सकता है? नियोजित कर सकता है, प्लान कर सकता है, क्रियान्वयन कर सकता है एवं मूल्यांकन भी कर सकता है। समझ गए? प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाकर जो है बच्चों में बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान कर सकता है। यानी कि जिस स्तर का बालक होगा उस स्तर से जो है प्लानिंग करेगा, क्रियान्वयन करेगा अपने विषय का और मूल्यांकन करके उसके बौद्धिक क्षमता में क्या करेगा? विकास करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो है दोस्तों ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।